Hello everyone, I hope you all are doing good. Today's topic is one of the most important in Indian polity, that is directive principle of the state policies. मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ जो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो या वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे या स्टेटमेंट वाइज पूछ लेंगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले लेट मी गिव यू अ सिचुएशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दे प्रोवाइडेड अस द राइट टू एजुकेशन, बट आप ये देखते हो कि हमारे घर के आसपास ना ही कोई स्कूल है और ना ही कोई टीचर्स है जो हमारे को पढ़ा सके। तो व्हाट डू यू थिंक दिस राइट टू एजुकेशन हैव एनी मीनिंग? नो। ऐसे इसमें क्या होता है, जो DPSP है दैट कम्स इनटू इफेक्ट। तो DPSP का काम क्या होता है, दे टेल द स्टेट टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज एंड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल and also to make the India a welfare state। तो DPSP का सिंपल मीनिंग ये है कि वो स्टेट को ये बताती है कि आप ऐसे ऐसे पॉलिसीज लॉन्च करो या ऐसे स्कीम बनाओ जिससे लोगों का कल्याण हो, लोगों की भलाई हो, लोगों का अपलिफ्टमेंट हो। तो DPSP यही गाइडलाइंस देती है स्टेट को कि आप लोगों के लिए काम करो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो कि इम्पोर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। DPSP comes under Article 36 to 51 in Part 4 of the Indian Constitution. DPSP aim is to make India a welfare state. DPSP has been borrowed from Ireland, which itself has borrowed from the Spanish. कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो हमने DPSP आयरलैंड से लिया है और आयरलैंड ने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जो DPSP है इट वाज अर्लियर नोन एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन which was enacted by Government of India Act 1935। मतलब DPSP करंट में हम अभी बोल रहे हैं, बट इससे पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला जाता था जो कि गाइडलाइंस ब्रिटिश गवर्नर्स के लिए था। DPSP आर द गाइडलाइन सेट फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, सन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन वर द गाइडलाइन सेट फॉर द ब्रिटिश गवर्नर्स। DPSP are enshrined in Article 36 to 51 in Part 4 of the Indian Constitution. It is borrowed from the Irish Constitution, which itself has borrowed it from the Spanish Constitution. DPSP resembles the instrument of instruction enumerated in the Government of India Act 1935. Granville Austin called it as the conscience of the Indian Constitution। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, हु कॉल्ड DPSP एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? योर आंसर विल बी ग्रैनविल ऑस्टिन। BR Ambedkar called it as the noble feature of the Indian Constitution. DPSP aim to establish a welfare state and they are non-justiciable in nature। इसका मतलब ये है कि अगर आपके लिए स्कीम लॉन्च नहीं कर पाती है गवर्नमेंट, यू कैन नॉट गो टू दी सुप्रीम कोर्ट और वहाँ जाके आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया है मेरे लिए। अब गवर्नमेंट ने आपके लिए स्कीम लॉन्च नहीं की है या पॉलिसीज़ कोई लॉन्च नहीं की है, सो देयर मस्ट बी सम रीज़न ऐसे हो सकते हैं कि मे बी गवर्नमेंट डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट डू नॉट हैव इनफ कैपिटल, गवर्नमेंट डू नॉट हैव इनफ टाइम टू इम्प्लीमेंट इट। तो बहुत सारी रीज़न होते हैं, तो आप वहाँ पे जाके कोर्ट में जाके कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो DPSP आर दी नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर। यू हैव टू रिमेंबर वन मोर पॉइंट, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटी बोथ आर नॉन जस्टिफिएबल, बट only fundamental right is justiciable in nature. If someone violate your fundamental right, you can go to the Supreme Court. Now let us talk about the difference between the fundamental right and the DPSP. Students usually get confused between these two. So यहाँ पे सुन लो,
आर्टिकल 12 to 35 में फंडामेंटल राइट है. इट इज अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. DPSP आर्टिकल 36 to 51, इट इज अंडर पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर. वायोलेशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वायोलेशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते फॉर दी DPSP. They are the right given by the Indian Constitution. Directive principles DPSP is directive given by the Indian Constitution. जो फंडामेंटल राइट है ये राइट्स है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है हर सिटीजन्स को. और जो DPSP है ये गाइडलाइंस है जो स्टेट को प्रोवाइड करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दे आर नेगेटिव इन नेचर. नेगेटिव का मतलब होता है कि वो स्टेट को मना भी करती है कि दे कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट the Indian citizens on the basis of the race, caste, sex or the place of the birth. यहाँ पे DPSP में दे आर पॉजिटिव इन नेचर. वो स्टेट को गाइडलाइन भी देती है, वो स्टेट को बोलती है कि आप पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करो, आप स्कीम को लॉन्च करें. तो दे आर पॉजिटिव इन नेचर. दे आर द इंडिविजुअल राइट. इंडिविजुअल राइट का मतलब ये होता है कि जो फंडामेंटल राइट है वो इंडिविजुअल पर्सन को मिलता है, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को मिलता है. बट जो DPSP है दैट इज़ फॉर दी कम्युनिटी. और एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है स्कीम दैट विल बेनिफिट ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वेन बी इट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दी OBC. वो सबके लिए बेनिफिशियल होगा, वो पर पर्सन के लिए नहीं होता. ये डिफरेंट बिटवीन की फंडामेंटल राइट एंड दी DPSP. अब जो DPSP है इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लासिफिकेशन. That is socialist principle, Gandhian principles, liberal intellectual principles. पहला पढ़ते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल. मैंने आपको बोला था कि जो DPSP है दैट कम्स अंडर आर्टिकल 36 to 51. अब यहाँ पे मैंने 38 से शुरू किया है बिकॉज 36 and 37 डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट. और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो नहीं बनते हैं, क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट बनेंगे, तो इसको सुन लो. Article 38 promote the welfare of the people and also minimize the inequalities. आर्टिकल 38 का काम क्या होता है कि वो लोगों के कल्याण के बारे में सोचे, लोगों को वेलफेयर के बारे में सोचे. और जो ये रिच पीपल और पुअर पीपल है उनका जो गैप है उसको भी कम करे. एंड आर्टिकल 38 हैड बीन एडेड बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये ऐड हुआ था. अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है. जितने भी DPSP है अगर हम इसको करंट अफेयर्स के साथ लिंक करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बिकॉज बिना एग्जाम्पल से आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये वो क्या है मीनिंग. अभी यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. ये जितने भी यहाँ पे स्कीम्स लिखे हैं मैंने they have been implemented by the Prime Minister of India, that is नरेंद्र मोदी जी. अब यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसमें क्या है, फ्री हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड किए जाएंगे टू ऑल द पुअर पीपल. देखो जो रिच पीपल होते हैं दे कैन अफोर्ड दी एजुकेशन, दे कैन अफोर्ड दी हेल्थ केयर फैसिलिटी. बट पुअर पीपल को क्या होता है कि दे कैन नॉट अफोर्ड. तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये आयुष्मान भारत प्रोवाइड किया था लोगों के लिए so that he can provide the free health care to the poor family. सेकेंड इज MG नरेगा. MG नरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. इसके अंदर क्या होता है कि 100 डे गारंटीड वर्क आपको मिलता है और 100 डेज के ही बेसिस पे आपको वेजेज भी मिलते हैं. अब जो ये MG नरेगा है ये अभी रिसेंटली चेंज हुआ है. इट इज़ नाउ नोन एज BBGRAM-G. इसका फुल फॉर्म क्या है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण. MG नरेगा है इट प्रोवाइड 100 डे गारंटीड वर्क बट BBGRAM-G है इट प्रोवाइड 150 डेज वर्क. तो मतलब यहाँ पे है 50 डेज एक्स्ट्रा वर्क किया गया है. और ये BBGRAM-G है इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. And BBGRAM-G will be implemented in India from 1st July
2026। ठीक, अब आगे है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसमें क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला था कि जितने भी लोग हैं इंडिया में पुअर पीपल, उन लोगों को अपने बैंक के खाते खोल देने चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पैसा देना होगा, इन लोगों के अकाउंट में पैसे डालने होंगे, तो वो डायरेक्टली डाल सकते हैं विदाउट एनी मिडल मैन इन दी बिटवीन। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला था कि पुअर पीपल को ये बेनिफिट करेगा, फाइनेंशियल हेल्प भी करेंगे। Article 39, the state shall in particular direct its policies towards securing right to an adequate means of the livelihood to all the citizen। मतलब लोगों को पैसे कमाने का वो होना चाहिए, पैसे कमाने का एक साधन मिलना चाहिए। जैसे एक है MG नरेगा और दूसरा है स्किल इंडिया। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था स्किल इंडिया सो दैट पीपल कैन इम्प्रूव देयर स्किल्स एंड एनहांस देयर स्किल्स सो दैट आगे उनको जाके जॉब मिले। द ओनरशिप एंड द कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्स शैल बी ऑर्गेनाइज। इसका मतलब ये है कि इंडिया में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल कोल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल हो गए, ये सारी चीज़ें सिर्फ रिच पीपल के लिए नहीं होना चाहिए, जो लोकल पीपल है उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट होना चाहिए। The state shall avoid concentration of the wealth in few hands। इसका मतलब ये है कि जो पैसे है वो सिर्फ रिच पीपल के पास नहीं जाना चाहिए, वो उसका जो आधा शेयर है वो पुअर पीपल के पास भी जाना चाहिए। तो जो रिच पीपल है, गवर्नमेंट क्या करती है, उनसे GST बहुत ज़्यादा लेती है। GST लेके फिर वो गवर्नमेंट को सबके पुअर पीपल को सब्सिडीज प्रोवाइड कर लेते हैं। इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड द गवर्नमेंट। सपोज in a company there is a man and a woman, both have the same job profile। दोनों की जॉब प्रोफाइल सेम है तो दोनों को एक ही सैलरी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़की है तो उसको पैसे कम मिलेंगे, लड़का है तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल ये है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 विच हैड बीन मर्ज इनटू कोड ऑन द वेज एक्ट 2019। कोड ऑन द वेज एक्ट है जो ये इंडिया में 2019 में 4 लेबर लॉज आए थे, उसमें से एक लेबर लॉ है कोड ऑन द वेज एक्ट। इसके अंदर ये बोला गया है कि जो मेन है और वुमेन है उनको इक्वल पैसे मिलने चाहिए, और फिर आगे और एक ये बोला गया है कि टाइमली पेमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जो बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट है वो हेल्दी वे में होना चाहिए, उन्हें अच्छा खाना मिलना चाहिए। तो इसमें मिड डे मील स्कीम है, ये लॉन्च हुआ था 1995 में। इट इज करंटली नोन एज द PM पोषण स्कीम। ये चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड द रेगुलेशन एक्ट एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट। मतलब बच्चे से फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हो, वो चाइल्ड लेबर जो है वो आपको वो अबॉलिश हो चुका है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में से बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आर्टिकल 39A का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि A का मतलब होता है कि इट हैज बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द अमेंडमेंट एक्ट। इट हैज बीन एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 39A क्या होता है, इक्वल जस्टिस एंड द फ्री लीगल एंड टू ऑल द सिटीजन। आप ये समझो कि जो पुअर पीपल होते हैं दे कैन नॉट अफोर्ड द लॉयर्स। अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहेगा तो स्टेट शुड प्रोवाइड देम द लीगल एड। Article 41 to secure the right to work, to education and to public assistance in case of the unemployment, old age, sickness and the disability। जो बेरोजगार लोग होंगे, बूढ़े लोग होंगे और बीमार लोग होंगे और कोई डिजेबल लोग होंगे, उन लोगों को काम का, एजुकेशन का और उनको हेल्प के लिए हमें आगे आना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि ओल्ड एज पीपल के लिए हमने पेंशन स्कीम चला रखी है, डिजेबल लोगों के लिए क्या कहते हैं हमने डिजेबिलिटी स्कीम चला रखी है, और जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं वी आर लॉन्च दी नरेगा स्कीम। आर्टिकल 42 सिक्योरिंग जस्ट एंड द ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड फॉर द मैटरनिटी रिलीफ। तो आप सिंपल समझो कि आर्टिकल 42 डी मैटरनिटी रिलीफ।
जितने भी प्रेग्नेंट लेडी है दे शुड गेट द पेड मैटरनिटी लीव दैट इज फॉर द 26 वीक. ये पेड होगा. जो प्रेग्नेंट लेडीज है दे कैन सिट एट होम बट दे विल स्टिल गेट पेड फॉर इट. Article 43 secure of living wage pay remuneration and decent working condition for the worker. मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको डिसेंट वर्किंग कंडीशन मिलना चाहिए और उनको ठीक पैसे मिलने चाहिए और अच्छा वेजेस मिलना चाहिए. आर्टिकल 43 एज टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में कोई भी डिसीजन मेकिंग लेना हो तो जो वर्कर है उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए. And it also has been added as a 42nd constitutional amendment as 1976. Article 47 to raise the level of the nutrition, improve the standard of living and enhance the public health. पब्लिक को अपने हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए और अपना जो डाइट है उसकी अपना जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में भी सोचना चाहिए. एग्जाम्पल क्या है? PM पोषण स्कीम विच वॉज अर्लियर नोन एज मिड डे मील स्कीम, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेशनल हेल्थ मिशन एंड फिट इंडिया मूवमेंट. गांधीयन प्रिंसिपल्स. गांधीयन प्रिंसिपल्स है आर्टिकल 42 ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत. गांधी जी ये बोलते हैं कि हर गांव में एक पंचायत होना चाहिए. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड किया है विच इज अंडर पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 43 प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल को कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज. मतलब इंडस्ट्री होनी चाहिए जहाँ पे लोग कोऑपरेट कर सके और लोग अपने स्किल्स को एनहांस कर सके. जैसे पहले है मेक इन इंडिया, MSME स्पोर्ट. MSME इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज स्पोर्ट. मेक इन इंडिया मतलब जो नरेंद्र मोदी जी है हमारे यहाँ पे वो ये कहते हैं कि हमें जो प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चर इंडिया में ही करना चाहिए, वो बाहर जाके मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहिए. इससे क्या होगा कि इंडिया में रोजगार भी बढ़ेगा, पैसे भी आएंगे. स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम है इट इज़ टू सपोर्ट द यंग एंटरप्रेन्योर टू स्टार्ट द बिजनेस. KBI की खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन इट इज़ फॉर द पोट्री कैंडल मेकिंग इन विलेज. Article 43 for the promotion of a cooperative society which had been added by 97 Constitutional Amendment of 2011. So you have to remember here is cooperative societies had been added by 97 Constitutional Amendment Act 2011. इसमें क्या होता है कि ये बोलते हैं कि जो सोसाइटी है दे शुड वर्क टुगेदर सो दैट उन्हें प्रॉफिट हो और वो प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो सभी लोगों को फ़ायदा होना चाहिए. इसमें एग्जाम्पल है अमूल कोऑपरेटिव मॉडल, सहकार से निधि योजना. आर्टिकल 46 द स्टेट शैल प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड द वीकर सेक्शन. मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जितने भी वीकर सेक्शन हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये किया गया है, स्टेट को काम करना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दिया फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड OBC सो दैट दे कैन कंटिन्यू देयर स्टडीज़. कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMR स्कूल किया गया है फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, जैसा ओडिशा में किया गया है क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल एरिया है. कि छत्तीसगढ़ में है, MP में है, कि झारखंड में है, दे आर ऑल दी ट्राइबल एरियाज. आर्टिकल 47 प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड द ड्रग. आर्टिकल 47 कहता है कि हमें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, हमें ड्रग से दूर रहना चाहिए. तो स्टेट ने क्या किया है? स्टेट ने लिकर बैन किया है, लाइक बिहार एंड गुजरात में दिया है. ये एंटी टोबैको कैंपेन भी बहुत चलाती है, एंटी ड्रग कैंपेन भी बहुत चलाती है. एंटी ड्रग कैंपेन. आर्टिकल 48 deals with the prohibition of the slaughter of the cow and other milk
इसमें क्या है कि जो स्टेट है वो ये कहती है कि आपको जो जितने भी काऊ है, काम्स है, या जितने भी जानवर है उनको नहीं मारना चाहिए, उनको रहने देना चाहिए। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। आर्टिकल 44 सिक्योर द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट इट उत्तराखंड। अब आप ये समझो कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट हो गया, इसका मतलब ये है कि वहाँ के जितने भी रूल है, जितने भी रेगुलेशन है, वो कोई भी मतलब वहाँ के जो लोग हैं कोई भी रिलीजन के बिलोंग करे वो सबके लिए सेम होगा वहाँ पे रूल, बी इट फॉर द मैरिज, बी इट फॉर द डिवोर्स, बी इट फॉर द अडॉप्शन, बी इट फॉर द इनहेरिटेंस। Article 45 deals with the early childhood care and education at the age of the 6। अब आप ये देखो जो आर्टिकल 45 है, इट डील्स विद द 0 to 6 ईयर अर्ली चाइल्डहुड केयर मिले। 6 to 14 ईयर्स वाला जो है वो आर्टिकल 21A में था अंडर फंडामेंटल राइट, विच वॉज एडेड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। Article 48 deals with the organization of the agriculture and the animal husbandry। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें क्या है कि अगर नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, जैसे फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, और उससे जो है फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए जो सरकार है वो पैसे भेज दिए फार्मर्स के अकाउंट में थ्रू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ये एक रिपोर्ट कार्ड होती है जो हर फार्मर का जो लैंड है उसमें सॉइल की रिपोर्ट बताती है कि उसमें कितने फर्टिलाइजर्स ऐड करने चाहिए, कितना पेस्टिसाइड ऐड करना चाहिए, सॉइल की जो हेल्थ है वो ठीक है भी या नहीं। थर्ड इज PM किसान, दैट इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसमें 6,000 पर ईयर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाता है लोगों के अकाउंट में। दिस 6,000 इज इन क्वार्टरली, मतलब 2,000 दिया जाएगा, 2,000 1 मंथ, 2,000 सेकेंड मंथ, 2,000 थर्ड मंथ, ये क्वार्टरली पेमेंट होती है। आर्टिकल 48 डील विद द प्रोटेक्शन एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। इट हैज बीन एडेड बाय द 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके एग्जाम्पल आप ये सोचो कि इंडिया ग्रीन मिशन है, इंडिया ग्रीन मिशन डील विद द अफॉरेस्टेशन। अब अफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन में क्या डिफरेंस है? डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ द ट्रीज एंड मेकिंग द लैंड ऑलमोस्ट बैरन। अफॉरेस्टेशन मतलब ये होता है कि जहाँ पे लैंड एकदम खाली है वहाँ हम पेड़ पौधे उगाए और उस जगह को ग्रीनरी हम एनहांस करें। सेकंड इज कैंपा फंड। कैंपा फंड इज कंपनसेटरी एंड दी कैंपा फंड इज कंपनसेटरी एंड फॉरेस्टेशन फंड। इससे क्या है कि अफॉरेस्टेशन के लिए हमें कुछ फंड्स की ज़रूरत होती है, तो आप बहुत सारे फंड यहाँ पे ऐड कर सकते हो। NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान इन द क्लाइमेट चेंज, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायो एनर्जी। इससे क्या होता है कि NAPCC है ये बोलता है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए काम करना चाहिए और फिर हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ द एनर्जी को बढ़ावा देना चाहिए, और जो कोल और पेट्रोलियम का यूज है उसको कम करना चाहिए, बिकॉज दे कीप ऑन पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, और जिससे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन होता है हमारे इंडिया में। स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है कि ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बनाने के एम पे हैं हम लोग। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे हमने स्कीम चला रखे हैं। Article 49, the state shall protect every monument or place of the artistic historic interest। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के
थ्रू ये बोला जाता है कि जितने भी हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, उन सबको हमें प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अब ये देखो जो ताजमहल है, इट हैज बीन एडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983। ये ईयर याद रखना। आर्टिकल 50 डेज विद द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब ये है कि अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ना है तो वो काम है पुलिस का, विच इज एग्जीक्यूटिव, बट उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी वो डिसाइड करेगा कोर्ट, दैट इज जुडिशरी। आर्टिकल 51 डील विद द प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब जो हमारे आसपास जितने भी कंट्रीज है उनके साथ हम पीस में रहे, मतलब कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, हमें कोऑपरेशन मेंटेन करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है वासुदेव कुटुंबकम, जो कि इंडिया ने G20 समिट में लॉन्च किया था। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है आर वर्ल्ड इज वन फैमिली। क्या दूसरा है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अब मैं पहले मैथ बना देती हूँ, अगर आप इसको ऐसे समझोगे मैथ के साथ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैथ के साथ आप ये देखो ऐसे बुको, ये है इंडिया का मैप। अब आप ये समझो कि यहाँ से पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, ये इंडिया के नेबरिंग कंट्री जैसा है। यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ की बांग्लादेश है, एंड इधर नीचे श्रीलंका है। ये सारे कंट्री जो है ये इंडिया के नेबरहुड में आते हैं। इसमें क्या है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मतलब ये होता है कि इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है, इंडिया को उन सब के साथ कोऑपरेशन मेंटेन करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या होगा कि इन कंट्रीज़ को भी फ़ायदा है और इंडिया को भी इसमें फ़ायदा है। अब आप इसका और एक छोटा सा बता देती हूँ मैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है ये वाली, इट इज डिमार्केटेड बाय द रेडक्लिफ लाइन। ये ज्योग्राफी में आता है बट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि आपको लिंक करना पड़ेगा। इंडिया एंड चाइना के बीच का जो ये लाइन है दैट इज मैकमोहन लाइन। इंडिया एंड अफगानिस्तान जो है दैट इज ड्यूरैंड लाइन। क्वेश्चन में आ जाते हैं ऐसे कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जो लाइन है दैट इज नोन एज ड्यूरैंड लाइन। इंडिया पाकिस्तान इज रेडक्लिफ लाइन, इंडिया एंड चाइना इज मैकमोहन लाइन। या फिर जैसे ऐसे बोलते हैं कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया इज सेपरेटेड बाय 38 डिग्री चैनल। तो ऐसे ही ये सारे मैंने बता दिया है मैप के थ्रू ताकि आपको समझ आए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है। अब जो ये है इंटरनेशनल सोलर अलाइड, it was jointly announced by the India and France. Then COP is Conference of Parties 21 in Paris. इसमें ये बोला गया था कि ये जो हमको सोलर पावर सोलर पैनल्स है वो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए बिकॉज दे आर द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ द एनर्जी विच इज़ गुड फॉर द एनवायरनमेंट। तो ये हमने इंडिया और फ्रांस से जो इंडिया ने लॉन्च किया था विद द हेल्प ऑफ द फ्रांस। अभी करंटली इसमें 121 कंट्रीज है एडिड। ये DPFT का बस इतना सा ही टॉपिक था। इसके जितने भी आर्टिकल या पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो प्लीज़ इसे ढंग के पढ़ना। आज के लेक्चर बस इतना ही है। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू।